हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण का। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पूछता है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे कि वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करती है या फिर किसी जीवित जीव को जीवित रखने में मदद करती है उन्हें हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जैव प्रक्रम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, किस प्रक्रम द्वारा जीव अपने शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। तो कोई भी जीव टूट फूट की मरम्मत किस प्रक्रम द्वारा करता है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास तथा टूट फूट की मरम्मत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पोषण के द्वारा जीव अपने शरीर की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमें कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखेंगे इनमें से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, CO2 तथा जल आवश्यक है। जी हाँ, तीनों आवश्यक है। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कहता है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से। तो हम लोग कल पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो H2O यानी कि जल होता है, इस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है और यहीं से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन कहां से निकलता है, H2O यानी कि जल से। तो जल हमारा सही आंसर हो जाएगा, जल से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमें कहता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है और ये पौधों में पोषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो याद रखेंगे मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल या सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है वो हरा होता है। वो कैसा होता है, वो हरा होता है। आगे चलेंगे हम लोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। देखते हैं हम लोग, मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो होते हैं उनमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ये अपघटक कहलाते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, मृतजीवी हो जाएंगे। कवक मृतजीवी होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग मृतजीवी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, शिरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पत्तियां जो होती है उनमें पत्तियों के पीछे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं और वहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या
काइमोट्रिप्सिन। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। टाइलिन या एमाइलेज हमारे लार में पाया जाता है और यही एमाइलेज क्या करता है, हमारे मुख से ही स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और इसीलिए जब हम लोग रोटी को ज्यादा देर चबाते हैं तो हमें मीठा लगता है। तो चलेंगे, याद रखेंगे हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन या एमाइलेज। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है। आगे चलेंगे हम लोग। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा जो होते हैं वो अपना भोजन कूट पादों का निर्माण करके, इस तरीके से कूट पादों का निर्माण, यहां अगर भोजन है तो इस तरीके से कूट पादों का निर्माण करते हैं और इस तरीके से भोजन को पकड़ लेते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं, वो कूटपादों द्वारा पकड़ते हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रिनल या यकृत। तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जाते जाते भोजन पूरी तरीके से पच जाता है और फिर बड़ी आंत में वहां से भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो याद रखेंगे, भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। छोटी आंत में जाते जाते भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा देर भोजन होता है और वहीं पे सबसे ज्यादा पाचन का प्रक्रिया पूरा होता है। आगे चलेंगे, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो याद रखेंगे, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। ग्रहणी के 3 भाग होते हैं, सॉरी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी में से एक ग्रहणी भी है। आगे चलेंगे हम लोग। दंत अस्थिक्षय का कारण क्या है, मीठी चीजों का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, दांतों की सफाई ना करना या इनमें सभी। तो इनमें सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें सही, मीठी चीजों के खाने से हमारे दांतों पे बैक्टीरिया काम करते हैं अगर हम लोग उसकी सफाई ना करें, और वहीं से हमारा क्या होता है, दांत खराब होने लगता है, दंत अस्थिक्षय हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग, माफ कीजिएगा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखेंगे, मुख गुहा में जो पाचन शुरू होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन होता है। यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम होता है और वो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को पचाकर किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को पचाकर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखेंगे, मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है। अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजिन या इनमें सभी। तो तीनों ही पाए जाते हैं। अमाशय के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस और पेप्सिनोजिन तीनों पाए जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन, टाइलिन, लाइपेज या एमाइलेज। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे, वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइपेज द्वारा होता है। आगे चलेंगे हम लोग। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन,
कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या इनमें सभी काम करता है? तो नहीं, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन के पाचन का कार्य करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। पित्तरस कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं? तो पित्तरस का स्राव कहां से होता है? तो पित्तरस का स्राव यकृत से होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पित्तरस कहां से स्रावित होता है? पित्तरस का स्राव कहां से होता है? आमाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, पित्तरस का जो स्राव है वो यकृत से होता है। पित्तरस का स्राव कहां से होता है? यकृत से होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त काम क्या करता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का पाइसीकरण, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या उत्सर्जन? तो याद रखेंगे, पित्त का जो मुख्य कार्य है वो वसा का पाइसीकरण है। प्रोटीन का मुख्य कार्य वसा का पाइसीकरण है। आगे चलेंगे हम लोग। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे, कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित भाग होता है, निश्चित अंग होता है, शरीर की सतह से नहीं। कोशिका मुख से, हाँ, कोशिका मुख से क्या होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कूटपाद से अमीबा में होता है, और परिवहन से तो नहीं होता है। तो याद रखेंगे, किसके द्वारा होता है? कोशिका मुख से पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक तो हम लोग पढ़े थे। प्रकाश संश्लेषी अंगक हम लोग किसको कहते हैं? पत्तों को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। गोबरछत्ता है, गोबरछत्ता यानी कि मशरूम। मशरूम क्या है? मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी, या शैवाल? तो याद रखेंगे, मृतजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मशरूम मृतजीवी होते हैं, क्योंकि सड़े गले पदार्थों पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के दांतों की सबसे बाहरी परत क्या है? मनुष्य के दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है इनामेल, और यही इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आगे चलेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम लोग ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, या बड़ी आंत? देखिए, हमारे पूरे आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, जबकि 8 से 10 मीटर में से 6 से 8 मीटर सिर्फ छोटी आंत होती है, सिर्फ छोटी आंत होती है। तो याद रखेंगे, हमारे आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होती है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर होती है, लगभग 6 से 8 मीटर। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, या फैटी एसिड के रूप में? चलिए याद रखेंगे, पौधे अपना भोजन बनाते तो ग्लूकोज है, लेकिन उसको स्टोर किस रूप में यानी संचित जमा किस रूप में करते हैं? तो जमा करते हैं स्टार्च के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं? तो स्टार्च के रूप में अपना भोजन जमा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
इनमें से क्या है जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। तो ऑक्सीजन जो होता है मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन जो होता है वो पौधे रिलीज करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में बनता है। उनको जरूरत नहीं होती ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उन्हें क्या जरूरत होता है? उन्हें जरूरत होता है सौर ऊर्जा का, सौर प्रकाश का, क्लोरोफिल का और जल का। तो उनको उस समय इसके अलावा एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। उनको ऑक्सीजन की जरूरत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए नहीं होती है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है। आगे चलेंगे हम लोग। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? वसा अम्ल में, एमिनो अम्ल में, पेप्टोन में या ग्लूकोज में? तो याद रखेंगे पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन में बदल देता है। आगे चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन परजीवी है? कौन परजीवी इनमें से? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, केचुआ या मच्छर? इनमें से कौन परजीवी है? तो इनमें परजीवी कौन हो जाएगा? इनमें हमारा परजीवी हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी जीव है जो कि मलेरिया फैलाते हैं। ये मलेरिया फैलाने वाले कारक होते हैं और ये मच्छरों में रहते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अमाशय में भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो अमाशय में जाने के बाद जो भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या हम लोग उसको काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं, शकस कहते हैं या बोलस कहते हैं? तो देखिए अमाशय में जो गाढ़े लई की तरह भोजन होता है उसको हम लोग काइम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग काइम कहते हैं। और मुख गुहा में लार से सना हुआ जो भोजन होता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। मुख गुहा में लार से सने हुए भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। और अमाशय में जो गाढ़े लई की तरह भोजन बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। शरीर की सबसे कठोर परत कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे कठोर परत कौन सी है? ईना मेली हमारे शरीर की सबसे कठोर परत है। आगे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? कौन एक अपघटक है जो चीजों को सड़ा गलाकर खत्म करता है? क्या शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया तथा कवक या अमरबेल? तो याद रखेंगे इसमें क्या हो जाएंगे हमारे? बैक्टीरिया तथा कवक क्या होते हैं? बैक्टीरिया तथा कवक हमारे अपघटक होते हैं, यानी मृत जीवी होते हैं। क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल अणु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंगक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो हम लोग किसको कहते हैं? वो हम लोग क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग किसको कहते हैं? ये हम लोग पत्ती को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग पत्ती को कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इकाई जो होता है वो हम लोग किसको कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। आगे चलेंगे। परमाणु कुंचन गति कहां पाई जाती है? परमाणु कुंचन गति कहां पाई जाती है? तो परमाणु कुंचन गति जो है वो हमारे हृदय में, ग्रास नली में, फेफड़ों में, नसों में। तो हमारे हृदय में नहीं, फेफड़ों में नहीं, नसों में नहीं, वो हमारे ग्रास नली में पाए जाते हैं। जब हम लोग भोजन निगलते हैं तो यहां से आमाशय तक, मुख गुहा से लेकर आमाशय तक भोजन को पहुंचाने के लिए एक नली होती है जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। और उसी ग्रास नली में भोजन को नीचे की ओर सरकाने के लिए परमाणु कुंचन गति होता है। याद रखेंगे इसको। आगे चलते हम लोग। अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? अमरबेल जो पौधा होता है वो किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संभोजी? तो हम लोग पढ़े हैं अमरबेल जो है वो दूसरे पौधों पे उग जाता है और उस पौधे का भोजन खुद खा जाता है। यानी कि ये कैसा जीव हो गया? तो ये परजीवी हो गया जो कि दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर पे रह के
यह शरीर के अंदर या बाहर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, परजीवी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए यहां पे हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इन 40 प्रश्नों में से कितनों का जवाब दे पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSCB। थैंक यू।